Hello everyone. So let's start to discuss some questions. So for question number one, discuss the accuracy, completeness, and the consistency issues, missing timestamps, contradictory narratives, misstepped sections. Propose two more quality dimensions relevant to the legal analytics, timeliness, and the verifiability progress. So for its solution, the accuracy issues, errors such as the mistyped sections, incorrect case numbers, wrong the type stamps or the incorrect legal terminology reduce the reliability. Second, completeness issues, missing the time stamps, missing victim offender details, incomplete narratives, and missing evidence fields. Third, consistency issues, contradictory narratives, inconsistent categorization of the offense, different formats across the logs. Fourth, additional dimension, timeliness, data must be updated promptly, delays cause incorrect case status interpreted, verifiability problems. Each entry should have a traceable origin so authenticity can be violated. So इसका पूरे का मतलब ये है कि हमारे जो भी कंप्लीट डेटा में कई इश्यूज आ सकते हैं, जैसे मिसिंग टाइम स्टैम्प्स, गलत टाइपिंग या कॉन्ट्रैक्टरी स्टेम्स. तो एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा डेटा सही होना चाहिए. मिस्ड टाइप सेक्शन और गलत वैल्यूज एक्यूरेसी को अफेक्ट करते हैं. सेकंड में क्या था, कंप्लीटनेस वाला इशू. सो डेटा पूरा होना चाहिए. मिसिंग टाइम स्टैम्प्स या इनकम्प्लीट नैरेटिव्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. थर्ड था कंसिस्टेंसी, हर जगह इंफॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए. अगर टू रिपोर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्टरी डिटेल्स हो तो कंसिस्टेंसी इश्यूज होते हैं. फोर्थ क्या था हमारा, टाइमलीनेस, डेटा टाइम पर अपडेट होना चाहिए. वेरीफाइबिलिटी, प्रूवनेस, डेटा की सोर्स क्लियर होनी चाहिए. किसने एंटर किया, कब किया, हमारी सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हमारे पॉइंट से. फिर फिर हमारे पास एक और जो चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वो क्या बोल रखा है, डिस्कस द अप्रोचेस, इग्नोर द टपल्स, मैनुअल कंप्लीशन, कांस्टेंट फिल, मीन मीडियन मोड, इम्प्यूटेशन, क्लास स्पेसिफिक imputation by offense category, most probable value, model based. So for this solution is the ignoring tuples, remove the records with the missing data only when dataset is large and the missingness is low. Manual completion, human experts fill missing details useful for the legal sensitive fields. Constant fill, replace the missing values for with the placeholder like unknown or the zero. Mean median mode imputation, numeric values, mean median, categorical mode, class specific imputation, impute based on the offense category, example average monetary loss for the theft cases. Most probable value, model based, use the regression KNN or the probabilistic models to predict the missing values. So missing values को हैंडल करने के कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं हमारे पास में, जैसे इग्नोर करना टपल्स को, रोज को डिलीट कर देना अगर मिसिंग डेटा कम हो तो. मैनुअल फिलिंग का मतलब हो जाएगा कि तुम मैनुअली उसको कोई भी वैल्यू को फिल कर दो. एक्सपर्ट जो मैनुअली वैल्यू को फिल कर देते हैं. ए जो है कांस्टेंट फिल में अननोन या फिर किसी भी जीरो से फिल करना, हमारे मिसिंग वैल्यूज का मिस था. एक हो जाएगा मीन मीडियन मॉड्यूल, तुम जो है वैल्यूज फेल है तो उस अकॉर्डिंग वहां पर तुम मीन मॉड्यूल या फिर किसी भी तुम उस वैल्यू को फिल कर दो. एक हो जाएगा क्लास स्पेसिफिक, मतलब ऑफेंस कैटेगरी की बेसिस पर फिल करना. एक हो जाएगा हमारा मॉडल बेस्ड, मतलब एमएल मॉडल से पहले मिसिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, एमएल मॉडल की हेल्प से, मशीन लर्निंग वाले एल्गोरिथम की हेल्प से उसको प्रिडिक्ट करना वैल्यू को, देन उस अकॉर्डिंग हम. Now move to the question number 3, which says the smoothly extracted score. So question number first, third का A, smooth using the bin means with the bin depth 3 source step. So इसके लिए फर्स्ट के इसका सबसे पहले सॉर्ट द एविडेंस स्ट्रेंथ स्कोर, जो भी मैं स्ट्रेंथ स्कोर देगा एविडेंस का, वो उसका पहले हमको सॉर्ट करना पड़ता है. ग्रुप देम इनटू द बिन्स ऑफ साइज 3, हमें डेप्थ 3 दे रखी है, इसलिए हम इसको ग्रुप करते हैं 3 के साइज में. देन कंप्यूट द मीन फॉर द ईच बीन, सो जितने हमारे ग्रुप बनेंगे हम सभी का मीन निकालना होता है. देन रिप्लेस द ईच स्कोर इन द बिन विद द बिन मीन. सो हमारा जो भी रिप्लेस कर, फिर हमारे जो मीन आया था उसके साथ में हमें रिप्लेस कर देना है हमारे बिन वाले को. बिन का जो मीन आया था उसके साथ में रिप्लेस करना है हमारे बिन के स्कोर को. सेकेंड, सजेस्ट द वेज टू डिटेक्ट द आउटलायर्स, क्या क्या तरीके हैं पे आउटलायर्स को डिटेक्ट करने की. सो पहला जगह आइडेंटिफाइज द वैल्यू फार फ्रॉम द मीन. तो मैं जो भी हमारे वैल्यूज जो कि मीन से हमारी बहुत ज़्यादा अलग हैं, एक तरीका तो ये हो जाएगा, यूज़ द IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज का हमें यूज करना होता है, जिसमें हम स्कोर्स यूज़ करते हैं Q1 to 1.5 IQR और Q3 प्लस 1.5 IQR. हम ये दो तरीके से हम निकालते हैं IQR वाली चीज़ को. और लुक फॉर द rare high events paired with the low evidence. Third is the discuss other smoothing methods. So bin methods, most robust extreme values, losses, local regression, smoothing for curves, moving averages, smooth time based or the ordered data, robust estimators, methods like the Huber smoothing that ignore the
डेट इग्नोर द एक्सट्रीम आउटलायर्स। तो इसके लिए हमारे पास कुछ अलग चीज मेथड्स होती हैं, जैसे बिन, जैसे हमारे पास बिन, मीडियन, प्लॉइस, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर हमारे अदर स्मूथिंग मेथड्स हैं हमारे पास में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, discuss schema integration, handling redundant entries, duplicates across the EFIR and the physical logs, and resolving value conflicts. Example, differing monetary laws or the or selection labels. सो इसके यहाँ पर अलग अलग स्कीमा इंटीग्रेशन कौन कौन से एक हो जाएगा, स्कीमा इंटीग्रेशन align the fields timestamps victim details offense types from the multiple sources, handling redundancy, retract the duplicates using the identifiers, timestamps, fuzzy matching of the narratives, resolving conflicts, prefer authoritative source EFIA system, use majority or the updated value, applies confidence scoring for the conflicting monetary values or the offense section। इसका हम स्कीमा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो EFI जो फिजिकल लॉग्स की फील्ड्स को अलाइ करने स्कीमा इंटीग्रेशन हम ये यूज करते हैं। तो रिडंडेंट एंट्रीज का मतलब ये हो जाएगा, हमें जो भी वैल्यूज हमारे डुप्लीकेट्स आ रहे थे तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको हटा देते हैं कि हमारी सारी चीज़ क्या हो, एक बार ही हो। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व सॉल्व करना, ये मान लीजिए ऑथोरेटिव सोर्स चूज करना, मेजोरिटी वैल्यू यूज करो, हमें ये सारी चीज़ें भी यूज करनी चाहिए। Fifth question says normalization method for the feature scaling. Explain the normalization method, min max normalization, z score normalization, z score using the mean absolute deviation और डेसिमल स्केलिंग। तो पहले देखिए मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाल देता है। सो ये मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन हमारे जो भी एक्स माइनस मिन और मैक्स माइनस मिन, सो एक्स हमारी जो वैल्यू दे रखी है और जो डेटा था उसकी मिन उसकी मैक्स वैल्यू जो थी, इसकी हेल्प से हम हमारा निकालते हैं मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, और ये हमारा निकलता है हमेशा 0 और 1 के बीच में। फिर दे रखा है जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, और इसको इसमें हमारा मीन 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकलता है 1 निकलता है इस वाली की हेल्प से। फिर एक हमारे पे दे रखा था, एक हमारे पे दे रखा है ना MAD बेस्ड जेड स्कोर, जिसमें हमारा निकलेगा एक्स माइनस मीडियन अपॉन में आ जाएगा MAD, और ये हमारा जो रोबस्ट आउटलाइट से सबसे अच्छा हमारा यही वाला होता है। फिर एक जगह में डेसिमल स्केलिंग जिसका हो जाएगा x is equals to x tan j, where j is a shift decimal until values fall within, जब हम वैल्यूज रेंज करेंगे तो हमें j को कितना हमने डेसिमल शिफ्ट किया है वो हमारी j की वैल्यू हो जाती है। सो ये सब हमारे पास 4 मेथड्स थी अलग अलग, जिसका हमने ऑर्गेनाइजेशन के हमने 4 अलग अलग मेथड्स देख लिए हैं। So it's a question number 6. In the question number 6, we have the score. So it is the following score which are given 5, 10, 11, 13, 15, 35, 50, 55, 72, 92, 204 and 215. So in the A part, we have to calculate the equal frequency bins. So equal frequency means that each bins has the same number of the values. So हमें जितनी bin बना रही सभी bins पे same number of values आनी चाहिए। सो मेरे पास टोटल वैल्यूज टोटल स्कोर से वैल्यूज कितनी थी 12 थी। सीधी मैं 3 बिन्स बनाती हूँ तो एक बिन्स के अंदर 4 वैल्यूज आएंगे, तो सभी बिन्स के अंदर बराबर वैल्यूज आ रही। So now we have made a 3 bins, bin 1, bin 2 and the bin 3. So in the bin 1 we have applied the first 4 values which are the 5, 10, 11, 13. In the second bin we have put the next 4 values which are the 35, 50, 55 and 72. In the third bin we have put the last 4 values 92, 204 and the 205. Now move to the B part of this question. It is the part B of the 6th question in which we have to calculate the equal width bins. तो इक्वल विड्थ का बिन्स का मतलब हम जितने भी बिन्स बनाऊंगी फिर बिन्स के बीच का वैल्यू होगी मेरी क्या होगी बराबर होनी चाहिए। मतलब मैंने बिन 1 बनाया है 5 to 80 तक मैंने बनाया है, तो बाकी जितनी उसकी विड्थ उतनी विड्थ मेरी बाकी बिन्स की भी होनी चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगी मेरे बिन्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ती है रेंज। रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या थी 215, मिनिमम वैल्यू क्या थी 5। So 215 डिवाइडेड बाय 5 किया माइनस 5 के मुझे क्या मिलता है 210। ये मेरी क्या हो गई रेंज हो गई। सो मैं बना रही हूँ 3 बिन्स, तो मैंने निकाला मैं 3 बिन्स बना रही हूँ, मेरे पास टोटल था 210 वैल्यू। मुझे कैसे डिवाइड करना चाहिए, सो मैं 210 को डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे 70 मिलता है। मतलब जो मेरी बिन्स बनी उनकी विड्थ मुझे कितनी मिलेगी 70 मेरी बिन्स की विड्थ होगी। तो फर्स्ट बिन 1 जो कि हमने लिया 5 to 75, सेकंड बिन 2 जो कि मिला 75 to 145 एंड बिन 3 जो कि हमने लिया था 142 एंड 215। सो 5 to 75 के बीच की जो वैल्यू होंगी वो मेरी इसके अंदर आ जाएंगी बिन 1 के अंदर। सो 5, 10, 11, 13, 15, 35, 50, 55, 72, 92। दिस नो 92 नहीं आएगा, 92 नहीं आएगा, सिर्फ 72 है। तो 75 है 72, ये वैल्यू जो है ये मेरी किसके अंदर आएंगी बिन 1 के अंदर। बिन 2 के अंदर आएगी 75 to 145। सो 92, तो मेरा बड़ा होगा 140, ये बिन सिर्फ 92 रहेगी। तो बिन 3 के अंदर रहेगी कौन सी 204 एंड 215। ये मेरे 3 क्या होगा, ये मेरे हो गए ना 3 इक्वल विड्थ बिन्स बन गए हैं मेरे इस डेटा के। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन, मूव टू द पार्ट सी ऑफ द सेम क्वेश्चन। So
So let's discuss part C of the question number 6. In we have to do the clustering based bins. K means idea. So हमें एक वैल्यू हमें k की कुछ भी दे, हमने मान दिया हमें k की वैल्यू है k इक्वल्स टू 3 क्लस्टर्स, मतलब हमारे बनेंगे 3 क्लस्टर. सो मुझे इसमें क्लस्टर इस अकॉर्डिंग बनानी होती है. मेरी वैल्यू जहाँ से एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होती है उससे पहले के जो मेरे पॉइंट्स सारे मेरे एक क्लस्टर आए, जैसे कि 5 10 11 13 15 ये सारी वैल्यू 35 15 तक मैंने के सारे वैल्यू के मेरे बहुत कम डिफरेंस है, वो पास थे. ये सब मेरे किस बात है क्लस्टर 15 टू 35 बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया. इसको मैं अलग कर 15 तक के सब मेरे किसमें रखा एक तरह से लो सेवरिटी वाले क्लस्टर में चलेगा. मेरे यहाँ तक का डेटा सारे मेरे किस चलेगा लो क्लस्टर 1 में. फिर 35 55 50 55 72 92 ये सब वैल्यूज होती मेरी क्या था, ये सारी वैल्यूज मेरी पास थी. इनमें डिफरेंस क्या था, कम था. फिर हम शिफ्ट हुए 92 से 204 तो मेरा डिफरेंस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इस 192 तक का मेरा क्या हो जाएगा एक क्लस्टर में. सो 35 से लेकर 90 तक का मेरा क्या बन जाएगा क्लस्टर 2 बन जाएगा, जो कि मीडियम सेवरिटी वाला. ये जैसे मैंने मेंशन कर रखा है. सो क्लस्टर 3 बन रहा है जो मेरा हाई सेवरिटी वाला. सो बाकी जो बचा मेरा 204 और 215 की दो वाली जरूरत थी मेरी किस में क्लस्टर 3 में. तो ये थे हमारे ना part 3 parts of the question number 6. So now move to the next question number 7. So let's start the question number 7. In the question number 7 says feature selection for the section mapping. Summarize with a flow chart the technique for choosing the attributes used by the DSS first for the forward selection. So it is the flow chart for the forward selection. So forward selection वाले में क्या होता है, सबसे से पहले इस फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट करते हैं विद द नो फीचर्स, कोई भी फीचर्स नहीं लेते हैं. देन उसके बाद में हम बेस्ट फीचर्स ऐड करते जाते हैं एक स्टेप पर, एंड देन स्टॉप हो जाते हैं जब भी हमें एक्यूरेसी बाद में भी हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती है तो हम क्या होते हैं फिर हम स्टॉप हो जाते हैं. इसका हमारा फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट में कैसे फ्लो चार्ट में स्टार्ट होता है बिगिन से. सबसे पहले हमने बिगिन किया, देन उसके बाद इनिशियलाइज द सिलेक्टेड फीचर सेट टू एम्प्टी. उसके बाद तुमने सिलेक्टेड फीचर सेट जो था तुमने एक सेट बनाया जिसको तुमने भी स्टार्टिंग एम्प्टी ले रखा था. उसके बाद में सेलेक्ट द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव कंप्लेंट फीचर बेस्ड ऑन इंप्रूवमेंट इन द सेक्शन मैपिंग एक्यूरेसी. उसके बाद में तुम फीचर सेलेक्ट करते हो जो कि तुम उसका मैक्सिमम इंप्रूवमेंट दे रहा होता है सेक्शन मैपिंग में, तुम उसका जो वाला फीचर सेलेक्ट करते हो. उसके बाद में हमारे पास हमें दे रखा है डिसीजन वाला. डिसीजन वाले में हम क्या करेंगे, डस एडिंग दिस फीचर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स DSS सेक्शन मैपिंग परफॉर्मेंस. तो फिर हमें सेकंड में क्या यदि मैं फीचर्स को ऐड करती हूँ तो क्या सच्ची मेरी सिलेक्शन मैपिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी. डिसीजन है तो ये एक तो होगा येस या फिर नो. यदि मेरे येस होगा इफ मेरे सच में मेरी मैपिंग जो इंप्रूव हो रही है तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे चूजन फीचर टू द DSS फीचर सेट. उसका भी हम जो चूजन फीचर था हम उसको देन हम उस फीचर को हम ऐड कर देंगे. जो हमारे DSS फीचर सेट वाले में हम उसको ऐड कर देंगे. यदि हमें नो मिल रहा है कि हमारा नहीं ऐड नहीं हो रहा है, मतलब में कोई मतलब नहीं आगे भी ऐड नहीं होंगे, तो वहीं पर प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. फिर यदि हमारे पास येस मिल गया तो हम बाकी जो चेक रिमेनिंग फीचर्स हम जो बाकी जो फीचर्स हैं हम उनको चेक करेंगे. सो मेरे बाकी फीचर्स थे फिर हमें उसको चेक करना था कि हमारे भी और कोई कंप्लेन फीचर भी हमारे बचे दिए हैं बचे हैं तो वापस से हम चले जाएंगे. देन वापस से हम चेक करेंगे. यदि नहीं बचे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा. ये होता है हमारा फॉरवर्ड सिलेक्शन. सो फॉरवर्ड सिलेक्शन के बाद में जो नेक्स्ट वाला हमें दे रखा है वो हमें क्या दे रखा था बैकवर्ड एलिमिनेशन. सो बैकवर्ड एलिमिनेशन में क्या होता है, सो बैकवर्ड एलिमिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी सभी से पहले बैकवर्ड सभी से हम स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स को स्टार्ट करेंगे प्रोसेस जिसमें हम सारे फीचर्स ले लेते हैं. उसमें हम कोई फीचर नहीं लेते, इसमें हम स्टार्ट करते हैं सभी फीचर्स के साथ में है ना. इन देन रिमूव द वीकेस्ट एट्रीब्यूट ईच स्टेप. तो हमारे रिमूव वाला एट्रीब्यूट था हम उसको रिमूव करते जाते हैं और स्टॉप हो जाएंगे जब हमारी रिमूवल वाली परफॉर्मेंस होती है वो खत्म हो जाती है. उसके बाद हम क्या करते हैं उसका हम रिमूव करना बंद करना, हमारी प्रोसेस जो पूरी बंद हो जाती है. सो बिगिन हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई. सेकंड दिया था इनिशियलाइज विथ द और एक्सट्रैक्टेड कंप्लेंट फीचर. सो हम इसमें ना यूज़ करेंगे फुल फीचर सेट को इंटरनली. इनिशियली जो भी फुल फीचर सेट था उसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे. इसमें हमारी सब चीज़ ऑलरेडी इसमें हमें दे रखे सारे फीचर उसमें हमने एम्प्टी लिया था हम एक ऐड करते, बट इसमें हमें दे रखा तो हमने भी इसको सेलेक्ट कर लिया था. फिर हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई द लीस्ट यूजफुल और द लीस्ट इन्फॉर्मेटिव कंप्लेंट फीचर फॉर द सिलेक्शन मैपिंग. फिर मैं ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ऐसी इन्फॉर्मेशन को कंप्लेंट को जो कि हमारे सबसे लीस्ट यूजफुल है. हम ऐसी फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि हमें सबसे कम यूजफुल कोई ज़रूरत नहीं है. फिर हम आएंगे ना डिसीजन वाले में does removing this feature reduces DSS accuracy below the acceptable limit. तो यदि मुझे दे रखा है कि हाँ यदि मैं उसको रिमूव कर रही हूँ तो मेरी यदि मैं उसको वो फीचर को रिमूव करने से मेरी एक्यूरेसी है वो मेरी बिलो हो रही है एक्सेप्टेबल लिमिट के. इफ़ येस मेरी यदि हो रही होती है तो येस हो रही होती है तो हम उसको खत्म कर देते हैं. अदरवाइज इफ़ नो नहीं हो रही होती तो हम रिमूव करेंगे उस कंप्लेंट फीचर को सेट में से. फिर हम आगे और देंगे क्या मेरे और फीचर इवेल्युएटेड हैं रिमूवल के लिए. इफ़ येस है तो वापस ऊपर जा देंगे, इफ़ नो है तो मैं प्रोसेस कर देती पूरी एंड हो जाती है. ये थे दोनों मेरे फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड एलिमिनेशन, ये थी मेरे दोनों फीचर्स. थैंक यू.